हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन कपड़ों में, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो पुराना होगा, लेकिन नहीं जनाब, ये वीडियो आज का अभी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज है तारीख 1 जून 2021 1 जून 2021 और सुबह का बज रहा है 6:30। अब बोलेंगे कि भाई 1 जून 2021 को इतनी ठंड, तो भाई ये टालिन है, ये इस्टोनिया है, यहाँ पर ठंड कभी भी आ सकती है, ज़ोरदार। तो जनाब यहाँ पर है काफ़ी ठंड, तो मुझे बिल्कुल ओवर टाइट होके निकलना पड़ा है। अब मैं आपको आज देखो, मैंने कई बार अलग अलग वीडियोज़ में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपको यूरोप जाना है, यूरोप के कोई भी कंट्री, नो मैटर, वो जर्मनी है, पुर्तगाल है, इटली है, फ्रांस है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, कोई भी कंट्री है, मैं किसी को गुमराह नहीं करता हूँ। लोग अलग अलग कंट्री वाइज बनाते हैं वीडियो, जर्मनी का अलग, चीज़ें सारी वही हैं। जो डॉक्यूमेंट्स जर्मनी के लिए चाहिए वही डॉक्यूमेंट्स इस्टोनिया के लिए चाहिए, और वही डॉक्यूमेंट्स और दूसरे कंट्रीज के लिए चाहिए यूरोप के। फ़िलहाल मैं यूरोप की बात करता हूँ। अमेरिका और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात बाद में करूँगा। तो फ़िलहाल मैं बात करता हूँ यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, ना केवल इस्टोनिया, ना केवल जर्मनी, ना ही कोई किसी एक कंट्री के बारे में, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन के बारे में, शेंगन कंट्रीज के बारे में। यूरोपियन यूनियन में तो कई सारे कंट्री हैं, लेकिन जो शेंगन एरिया है, कोई शेंगन बोलता है, कोई शेंजन बोलता है, उसमें है 26 कंट्रीज। और 26 कंट्री में जर्मनी भी आ गया, इटली भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, पुर्तगाल भी आ गया, स्पेन भी आ गया, नॉर्वे, डेनमार्क भी आ गया, स्विट्ज़रलैंड भी आ गया, और फिनलैंड भी आ गया, लाटविया आ गया, स्वीडन आ गया, इस्टोनिया भी आ गया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सारे कंट्री आ जाते हैं 26 कंट्रीज में। तो इनमें से किसी भी कंट्री के बारे में आपको अलग अलग जानने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक फंडा है वो सब का एक ही है। जो आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो सब के लिए एक जैसे ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। शेंगन कंट्री के अंदर जितने भी, क्योंकि वो शेंगन कंट्रीज हैं, मतलब यूरोप के तो कंट्री हैं ही, लेकिन एक विशेष ग्रुप है 26 कंट्रीज का। तो उन्होंने आपस में जो एक पॉलिसी बनाई है कि किसी भी एक कंट्री का अगर कोई वीज़ा लेता है उनमें से, तो वो बाकी के जो मित्र देश हैं, टोटल 26 है ना, सपोज 26 में सारे कंट्रीज आ गए, मैंने नाम गिना दिया। अब आप अप्लाई करते हैं फिनलैंड के लिए, तो जनाब जो उन्होंने गाइडलाइन तय की है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये ऐसी प्रोफाइल चाहिए, तो चूंकि वो शेंगन कंट्रीज हैं, 26 कंट्रीज के अंदर ही फिनलैंड आता है, या इस्टोनिया आती है, या स्वीडन, या जर्मनी, तो ये सारे आते तो 26 कंट्रीज के अंदर ही है ना। तो ऑफ कोर्स जो पॉलिसी बनी है, जो नियम तय किए गए हैं, वो एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, उनमें कोई अलग अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जर्मनी के लिए आपको ये दिखाना होगा और इस्टोनिया के लिए इतने में ही चल जाएगा। नहीं जनाब, डॉक्यूमेंट्स वही लगने हैं, प्रोफाइल वही लगनी है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा तो आपके बैंक स्टेटमेंट में, कि सपोज अगर आप इस्टोनिया आना चाहते हैं, यहाँ कम खर्चे हैं तो यहाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 100 यूरो पर डे के हिसाब से काउंट करना, यूरोप का कोई भी।
कंट्री। लेकिन ये है कि अगर आप कुछ खास कंट्रीज में, अगर शेंगन कंट्री की ही बात कर रहा हूँ, शेंगन एरिया के 26 की जो कंट्री हैं उनमें से अगर कुछ खास कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, और कुछ कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो कम बैलेंस में भी चल जाएगा। जैसे कि एस्टोनिया वगैरह है, लाटविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, इन कंट्रीज में आपको थोड़ा बैलेंस कम भी दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, ये आप ध्यान रखना। दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में ज़रूरतमंद हैं, आप सच में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप आगे पीछे करोगे ये आपकी मर्जी है तो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, कोई भी आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको बिना कमेंट के, बिना क्वेश्चन के, बिना ईमेल के सारी बातें समझनी है तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखोगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी को कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ज़रूरत पड़ेगी किसी को ईमेल या फ़ोन करने की। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। मैं सिर पैर सब एक कर दे रहा हूँ, मतलब सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, डेनमार्क है, और स्वीडन है, फिनलैंड है, उसके बाद में नीदरलैंड है। अगर ऐसे कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करते हैं, नॉर्मल वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको फ़ंड जो है थोड़ा दिखाना पड़ेगा। कम से कम आपके अकाउंट में 5 लाख तो होना चाहिए अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो। लेकिन अगर छोटे कंट्री में, जैसे कि एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लाटविया है, पोलैंड है, ऐसे कंट्रीज़ में अगर आपको, चेक रिपब्लिक है, या ऐसे कंट्रीज़ में आपने अगर अप्लाई करना है तो अगर आपके बैंक में कम से कम 1.5 लाख तो चाहिए। इंडिया के 1.5 लाख कम से कम। लेकिन 1.5 लाख इज नॉट सफिशिएंट। मैं कहूँगा कि कम से कम आपके अकाउंट में 3 लाख चाहिए। 3 लाख का मतलब मोर देन 3000 यूरोज आपके अकाउंट में सेविंग दिखनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में मोर देन 3000 सेविंग दिखती है तो आपको इन कंट्रीज का वीज़ा मिल जाएगा। केवल बैंक स्टेटमेंट और बैंक डिपॉजिट सेविंग से ही काम नहीं चलेगा, बाकी की प्रोफाइल भी समझना। मैं इस समय बात कर रहा हूँ केवल बैंक बैलेंस की। तो इन कंट्रीज़ का वीज़ा अगर आपको हासिल करना है तो आपके अकाउंट में मोर देन 3000 होना चाहिए। लेकिन अगर आप जर्मनी है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इन कंट्रीज़ की, आप फिनलैंड है, स्वीडन है, इनकी अगर आपको इनका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट में मोर देन 5000 यूरो चाहिए। ये मैं आपको वो अमाउंट बता रहा हूँ जिसके होने से बैंक संबंधी दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब बैंक बैलेंस इतना अगर होगा तो इस वे से, मतलब इस कारण से आपका कोई रिजेक्शन आने वाला नहीं है, ठीक है। 3000 एंड 5000 आपने समझ लिया कि कौन से कंट्री के लिए मैंने क्या अमाउंट बताया। अब जानते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि सारे कंट्रीज, यूरोप के 26 कंट्रीज में एक ही प्रोफाइल लगनी है। अब आप कहेंगे एक ही प्रोफाइल लगनी है, जर्मनी के लिए भी वही लगनी है, एस्टोनिया के लिए भी लगनी है, ऐसा कैसा? लेकिन ये सच है। मैं गुमराह क्यों करूँगा आपको? मुझे आपसे क्या लेना देना है? ना मैं आपसे कोई फ़ी लेनी है, ना आपसे कोई एग्रीमेंट करना है, ना आगे लेना है, ना पीछे लेना है। मुझे कुछ लेना ही नहीं है। मैंने तो फ्री आपको एडवाइस देनी है, फ्री इंफॉर्मेशन देनी है, और वो भी केवल एक एज ट्रैवलर की हैसियत से। मेरी कोई एजेंसी नहीं है, ना ही मेरी कोई कंसल्टेंसी की दुकान है जो मैं इस तरीके की कंसल्टेंसी दे करके और पैसे चार्ज करूं। वो मेरा काम नहीं है। मैं तो जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है, इतने सारे कंट्रीज जो मैंने
100+ कंट्रीज जो ट्रैवल किया है तो उसका एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो वीज़ा लेने का है, यहाँ तो फ़िलहाल वीज़ा लेने की बात कर रहा हूँ, बाकी का ट्रैवल एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ है, वो स्टोरीज एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है तो मैं उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, निस्वार्थ भाव से। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स को भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि मैं अनावश्यक जो है टीका टिप्पणी और अनावश्यक जो है तो प्रश्नोत्तर सवाल जवाब मैं यकीन नहीं रखता हूँ और लाइक भी नहीं करता हूँ। मेरा मकसद है आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज प्रोवाइड करना, वो भी फ्री में, मुफ्त में, एक लोक कल्याण की भावना से, वो मैं कर रहा हूँ। देखो मेरा वीडियो तो लंबा होने वाला है, मर्जी हो तो देखो, नहीं मर्जी है तो स्विप करके आगे निकल जाओ, छोड़ दो, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं है कि आपको दूं और आपसे पैसे मंगाऊं, आपसे कोई चार्ज करूं, आपसे कोई फी लूं, ये मेरा मकसद ही नहीं है। तो आराम से सुनो, 1 बाय 1 सुनो, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं, हर एक पॉइंट पे आऊँगा, 1 बाय 1 आऊँगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि ट्रैवल एजेंट जैसा जो तुरंत फटाफट ऐसे ऐसे बता दिया हो गया, मैं नहीं वैसे बता सकता हूँ। मैं आराम से सोच करके जो जो मुझे याद आएगा मैं सब कुछ बताऊँगा। लेकिन आपको पेशेंस रख करके, अगर आपका इरादा है कि भाई यूरोप कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे वीडियो को देखने की, या किसी को ईमेल करने की, किसी को कमेंट करने की, इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरा ये देखो डॉगी है, तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। पेशेंस नहीं रखते हो तो चले जाओ भैया छोड़ के वीडियो में, दूसरे वीडियो में चले जाओ, किसी दूसरे का वीडियो एजेंट का देखो, वो एजेंट आपको देगा जो देना होगा उसको। लेकिन मेरे से अगर लेना है फ्री में, फ्री ज्ञान, मुफ्त ज्ञान, तो आपको बर्दाश्त करने की ताकत रखनी होगी, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बैंक की बात तो हो गई कि बैंक में बैलेंस कितना चाहिए। अब रह गई बात कि कौन से, मतलब टूरिस्ट वीज़ा, मैं आज टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ना रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ, ना ही सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ, ना ही वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, ना ही स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केवल टूरिस्ट वीज़ा की। तो टूरिस्ट वीज़ा में बैंक बैलेंस कितना चाहिए वो तो मैंने बता दिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 26 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के लिए आपकी प्रोफाइल कैसी चाहिए, क्या क्या चाहिए प्रोफाइल में। तो देखो, आपका पासपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि बिना पासपोर्ट के तो वीज़ा मिलेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद चाहिए बैंक स्टेटमेंट, कितने की, 6 महीने की। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है? क्योंकि कोई भी एम्बेसी, कोई भी देश आपको ये चेक करेगा कि भाई आपकी परमानेंट इनकम है या नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसे आप खर्च कैसे कर रहे हो? आप क्या सारे पैसे कहीं जुआ खेल के उड़ा दे रहे हो, होटलबाजी में उड़ा दे रहे हो, आलतू फालतू जगह डाल दे रहे हो, या उस पैसे का सही यूज कर रहे हो? तो सही यूज करना, जैसे कि आप घर के जो खर्चे हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल है वो पे कर रहे हैं, मकान का रेंट है वो पे कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो पे कर रहे हैं, कोई शॉपिंग किया है उसका पेमेंट है वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मेंटेनेंस बिल है। ऐसे अगर पेमेंट कर रहे हैं अपनी इनकम में से और अकाउंट में शो हो रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं या बैंक ट्रांसफ़र चेक वगैरह यूज करते हैं, और जो भी यूटिलिटीज़ के जो पेमेंट्स हैं वो आप बाकायदा पे करते हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव गिनी जाएगी। इसके अलावा और भी बातें हैं, आपके अकाउंट में कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके अकाउंट से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जानी चाहिए। ये ना हो कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपये की और आपकी 40,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो कोई भी अगर बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक भी सोचेगा, और किसी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी भी सोचेगी कि ये बंदा 50,000 कमाता है, 40,000 की तो इंस्टॉलमेंट भर रहा है अपने घर की। तो ये जो है तो कहाँ से जो है तो खर्च करेगा यूरोपियन कंट्री के लिए, कहाँ से पैसे इसके पास आएंगे?
तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप यूरोप कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को 6 महीने पहले से ही अलर्ट मोड में डालनी होगी। यानी कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना होगा। आपकी जो रेगुलर इनकम आती है वो एक निश्चित तारीख पे तो ना सही, लेकिन निश्चित वीक में आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी महीने के पहले वीक में तनख्वाह आती है, 6 को आए, 7 को आए, 5 को आए, 3 को चलेगा, लेकिन पहले वीक में तो पहले वीक में, दूसरे वीक में तो दूसरे वीक में, लास्ट वीक में तो लास्ट वीक में। तो ये एक रेगुलर एक टाइम पीरियड में आपकी इनकम आनी चाहिए। फिगर भी सपोज आपका 50,000 रुपये आता है हर महीने, तो 50,000 आना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे चलेगा, 50 का 55 चलेगा, 60 चलेगा, 50 का 45, 46, 48 भी चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अकाउंट में शो करनी चाहिए। आप समझ गए ना मेरी पूरी बात, मैं दोहराऊंगा नहीं। पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट में ये जो बातें मैंने कही हैं वो सारी दिखनी चाहिए। ठीक है, कोई चेक बाउंस नहीं दिखना चाहिए, ये बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ना कोई इंस्टॉलमेंट दिखनी चाहिए। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर आपकी है भी तो दूसरे अकाउंट की होनी चाहिए। उस अकाउंट में जो अकाउंट आप देने जा रहे हैं, वो अकाउंट जो आप देने जा रहे हैं एम्बेसी को, उस अकाउंट में से आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी चेक बाउंस नहीं दिखना चाहिए, ये ध्यान देना। ठीक है, तो अकाउंट बैंक का तो मामला ख़त्म हो गया। तो मैं कह रहा था क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने जैसा कि बताया कि पासपोर्ट तो चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं 2 बार क्लियर कर दिया कि भाई कैसी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा क्या चाहिए। इसके अलावा चाहिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको पहले से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ प्रिपेयर हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरी प्रोफाइल आपकी प्रिपेयर हो जाए, लास्ट मोमेंट में जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, सपोज कल आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो एक दिन पहले आप इंश्योरेंस निकलवा लें, ट्रैवल इंश्योरेंस। और मेरी सलाह है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपका है तो वो कम से कम 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं तो सलाह दूंगा कि आप जो है तो ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल का निकलवा लें। अगर आप कई कंट्री का ट्रैवल करना चाहते हैं और बार बार ट्रैवल करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री का या दूसरे कंट्रीज का, तो बेहतर होगा कि आप 1 साल का निकलवा लें। तो वो फिर आपको बार बार अलग से निकलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो 1 साल का निकलवाएं वो वर्ल्ड वाइड निकलवाने का, उसमें बाकायदा जो है ये मेंशन करना होगा कि दुनिया के सभी देशों के लिए। ठीक है, तो फिर आप दुनिया में कोई भी देश में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वही जो है ट्रैवल इंश्योरेंस आपका काम करेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा यात्रा नहीं करनी है, 1-2 बार ही करनी है, तो बेहतर होगा कि आप जो है केवल 3 महीने का निकलवाएं। 3 महीने से कम के निकलवाने का कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलेंगे कि उसका एडवांटेज क्या है 3 महीने का निकलवाते हैं, या उसका नुकसान क्या है कि अगर 3 महीने का नहीं निकलवाते हैं। तो एडवांटेज ये है कि अगर आप 3 महीने का मिनिमम, 6 महीने का निकलवा लें, साल का निकलवा लें, पर मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर मिनिमम 3 महीने का आप इंश्योरेंस निकलवाते हैं तो आपको जो ग्रांट होने वाला वीज़ा है ना किसी भी कंट्री का यूरोप के, वो आपको 3 महीने का भी मिल सकता है, या 2 महीने का, या 1 महीने का। लेकिन अब नुकसान क्या है वो समझ लो कि सपोज आपने केवल 10 दिन का दिया आपने इंश्योरेंस निकलवा करके, क्योंकि आपने ट्रैवल प्लान किया है केवल 7 डेज का, तो आपने 10 दिन का निकलवा लिया। तो वो हो सकता है आपको जो वीज़ा देने वाले हैं 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का, वो आपको केवल 7 दिन का देंगे, या 3 दिन का देंगे, या 5 दिन का देंगे। ये उसका नुकसान है। तो ये तो हो गई बात ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, और ट्रैवल का जो है इंश्योरेंस हो गया। अब चाहिए आपका प्रूफ, किस चीज़ का? बिजनेस प्रूफ। अगर आप बिजनेस, अगर आपकी प्रोफाइल है
और बिजनेस के पैसे आते हैं, तो आपका कोई भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कोई लाइसेंस है, कोई कार्ड है, कोई सर्टिफिकेट है जो आपके बिजनेस के नाम पे है, वो चाहिए। ठीक है। अगर आपकी सैलरी से इनकम है, मतलब कहीं नौकरी करते हैं, तो आपको चाहिए सैलरी सर्टिफिकेट। देखो, सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट में अंतर है। सैलरी स्लिप होती है कि जो हर महीने आपको इशू की जाती है कंपनी की तरफ से कि इस महीने में आपने इतने दिन काम किया है, इसलिए आपकी इतनी सैलरी बनती है। सब कुछ डिडक्ट होने के बाद में इतना अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। तो वो तो हो गई सैलरी स्लिप। और लेकिन जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो आपको, जो आपकी कंपनी है, एम्प्लॉयर है, वो आपको स्पेशली निकाल करके इशू करके देता है, जिसमें वो आपके काम के बारे में लिखता है, आप उसकी कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, कितने सालों से, महीने से, उसकी डिटेल्स देता है। आपका काम किस तरह का है, किस टाइप का आप काम करते हैं, किस पोजीशन में है, उसकी डिटेल देता है। आपके काम करने का तरीका कैसा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ कर सकता है या आपकी कुछ कभी कमेंट कर सकता है। तो ये ऐसी जो पूरी रिपोर्ट होती है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको बोलते हैं सैलरी सर्टिफिकेट। तो आपको, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए और लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या क्या हो गया? पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, और क्या हो गया? प्रूफ ऑफ योर बिजनेस और सैलरी इनकम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं अगली चीज़ पे। तो अगली चीज़ जो है तो वो है ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप शेंगन कंट्री में ये यात्रा करना चाहते हैं, 26 में से कोई भी, बार बार क्यों मैं बताऊं, नाम क्यों गिनाऊं 26 कंट्री का, आप खुद ही समझ जाएंगे, पहले मैं अब बोल चुका हूं। तो अगर आप केवल यूरोप की ही यात्रा करना चाहते हैं, तो आपका ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए ही चाहिए, मस्ट है ये। अगर आपका कोई भी ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पासपोर्ट कोरा है, किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लगा है, किसी भी कंट्री की मुलाकात कभी नहीं की है, तो आपका वीज़ा लगना 99.9% नहीं होगा। यानी आपको वीज़ा नहीं लगेगा 99.9%। 0.1% चांसेज हैं कि शायद वीज़ा लग जाए। और वो भी इस केस में चांसेज होंगे कि अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, महीने की 2-3 लाख सैलरी है और बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, और आपकी उम्र भी जो है तो 40, 45, 50 की है, तो आपके चांसेस बनते हैं बिना कोई ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड के। लेकिन 40 साल से कम की उम्र है, आप 20-21 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, 30-35 साल के हैं, और आपने कभी कोई कंट्री देखा ही नहीं है, ट्रैवल ही नहीं किया है, तो नहीं मिलेगा जनाब। तो इसलिए ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए चाहिए चाहिए। तो ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ से लेके आऊँ? तो ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आता है कुछ कंट्रीज में ट्रैवल करने से। तो चूँकि आपको आना है यूरोप, तो यूरोप को आने के लिए पहले कुछ कंट्रीज आप ट्रैवल कर लें, उन कंट्रीज़ में जहां आसानी से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आसानी से आप जा सकते हैं और कम खर्च में। तो वो आपके पड़ोसी मुल्क हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, जैसे चले गए बर्मा, चले गए बांग्लादेश, चले गए, उसके बाद में सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए, इंडोनेशिया चले गए, थाईलैंड चले गए, वियतनाम चले गए, कंबोडिया चले गए, लाओस चले गए, हांगकांग चले गए, फिलीपींस चले गए, चाइना चले गए, श्रीलंका चले गए। तो ऐसे कंट्रीज में आप ट्रैवल कर लें। बांग्लादेश और
बर्मा की यात्रा करेंगे तो वो काउंट होगा, लेकिन वो तब काउंट होगा अगर आपने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रखा है तो। अगर आप सोचें कि मैं केवल इंडिया से बांग्लादेश और वर्मा की यात्रा कर लूं, श्रीलंका की, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव तो होगा लेकिन कुछ परसेंट ही होगा, 100% पॉजिटिव नहीं होगा। 100% अगर पॉजिटिव ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए तो आपको इन कंट्रीज़ की यात्रा पहले करनी होगी, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना, मकाऊ, इन कंट्रीज में से इंडोनेशिया, आप जितने ज़्यादा कंट्री के ट्रैवल कर सकते हैं वो आप कर लें। तो जनाब इन कंट्रीज़ का अगर ट्रैवल कर लेते हैं तो अब कितने कंट्री का ट्रैवल करना ज़रूरी है ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड के लिए? कम से कम 4-5 कंट्री, 4-5 कंट्री तो चाहिए। 4-5 कंट्री में अगर आप 4-5 कंट्री नहीं करना है तो 3 कंट्री चाहिए, लेकिन वो 3 कंट्री होने चाहिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। अगर केवल 3 कंट्री का करना है, अगर ज़्यादा कंट्री का करना है, 5 का करना है, तो आप शामिल कर लें उसमें एक चाइना कर लें या वियतनाम। नहीं, बेहतर होगा कि आप हांगकांग करें, मकाऊ करें या फिलीपींस करें, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये कोई भी, मतलब इस तरीके से 5 कंट्री का। मैंने तो बहुत सारे कंट्री कर चुका था मैं, तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी बात छोड़ दो, आपकी बात करता हूं कि कम से कम 3 कंट्री और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10, 15, 20 जो भी कर सकें आप। तो इस तरह से आप अपना ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड बना लें। तो ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड बनाएंगे तो जनाब आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 99.9% हो जाएंगे। बिना ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड के आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कितने होंगे? 0.1%। लेकिन अगर आपने ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया तो आपके चांसेस कितने हो जाएंगे? 99.9%। तो बात हो गई ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड की, ठीक है। और सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, चाइना, ये सब कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना चुटकी बजाने जैसा है। मतलब बड़ी आसानी से वीज़े मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट में ही वीज़ा आपको मिल जाते हैं। अब इसके अलावा प्रोफाइल में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अब वो बताने जा रहा हूँ। आपने पासपोर्ट बनवा लिया, ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छी रेडी कर ली, बैंक में बैलेंस डाल दिया, वो भी हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लिया, वो भी हो गया, ट्रैवल ट्रैक रिकॉर्ड भी बना लिया, वो भी हो गया, और जो भी अपनी इनकम के प्रूफ हैं, गवर्नमेंट आईडी है बिजनेस की या सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, वो भी हो गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जनाब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आपका होने वाला ही नहीं है यूरोपियन कंट्री के वीज़ा के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप के टैक्स, इनकम टैक्स की प्रोफाइल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया है, हर साल करते हैं ना, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है वो 3 साल का होना ज़रूरी है। 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई होनी चाहिए, और वो भी एक साथ नहीं। अगर एक साथ ही फाइल कर दी है 3 साल की तो वो निगेटिव गिनी जाती है। बेहतर होगा कि प्लान पहले से करें, 1 साल पहले से करें। एक साथ 2 बार, एक साथ 2 साल का आप भर सकते हैं,
लेकिन तीनों साल का एक साथ भरेंगे तो शायद वर्तमान में वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, और अगर एक्सेप्ट कर भी लिया गया तो वीज़ा के केस में वो निगेटिव होगा। तो इसलिए मैक्सिमम 2 साल का एक साथ भर लें, फिर इंतज़ार करें अगले साल का, और तीसरे साल का भरने के बाद में वो 3 साल की आप आईटी रिटर्न लगाएं। तो मैंने आपको बताया, अब रह क्या गया, अब क्या रह गया, अब वो बता देते हैं कि रह क्या गया। पासपोर्ट हो गया, आपकी आईडी हो गई, बिजनेस आईडी या सर्विस आईडी, सर्टिफिकेट जो भी है एम्प्लॉयर से या बिजनेस से या गवर्नमेंट एजेंसीज से, डिपार्टमेंट से, ये हो गया। इसके बाद में ट्रैवल टिक रिकॉर्ड हो गया, और हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, और उसके अलावा क्या हो गया, ये इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी। अब बाकी क्या रह गया, एक टिकट बुकिंग, जिसको आइटनरी बोलते हैं, आइटनरी एडवांस बुकिंग टिकट की। तो एक आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी चाहिए। दूसरा होटल बुकिंग, जिस कंट्री में भी जा रहे हैं उस कंट्री में किस शहर में आप जाएंगे और कहाँ, कौन सी होटल में रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, आपका प्लान। सपोज आप जर्मनी जा रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, अब जर्मनी में आपको फ्रैंकफर्ट भी जाना है, बर्लिन भी जाना है, हैम्बर्ग जाना है, और भी दूसरे सिटीज़ में जाना है। तो आप पूरा ट्रैवल प्लान बनाएंगे कि मैं जर्मनी जाऊंगा तो पहले कौन से एयरपोर्ट में मैं लैंड करूंगा, वहाँ से कौन सी होटल में जाऊंगा, कितने दिन रुकूंगा। उसके बाद मेरी जो अगली ट्रिप होगी वो, सपोज आप वहाँ से जा रहे हैं बर्लिन, तो बर्लिन में किस डेट से किस डेट तक कौन सी होटल में रुकेंगे वो होना चाहिए। उसके बाद सपोज जा रहे हैं हैम्बर्ग, तो उसकी डिटेल, मतलब जिस भी कंट्री में जा रहे हैं या 2, 3, 4 कंट्री में जा रहे हैं, सपोज आप शेंगन कंट्री में 8-10 कंट्री घूमना चाहते हैं, तो हर एक दिन की आपके पास में डिटेल्स होनी चाहिए। यानी होटल बुकिंग चाहिए, एयर टिकट चाहिए, बस टिकट चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, ये सब कुछ एडवांस में आपको। देखो, ट्रेन टिकट और बस टिकट तो आपको पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाए तब निकालने का है। लेकिन जो एयर टिकट है वो उसकी आइटनरी में कोई पैसे नहीं लगते हैं। आइटनरी मतलब होती है बुकिंग, मतलब ओनली फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कहता है भाई आप यहाँ से लंदन जाओगे, कैसे जाओगे, तो आप उसको, आपकी जो आइटनरी है जो इशू होती है वेबसाइट से किसी भी एयरलाइंस की, तो वो ये बताती है कि आप कौन सी फ़्लाइट पकड़ेंगे। सपोज आपने लुफ्थांसा पकड़ा, या ब्रिटिश एयर पकड़ा, या फिनिश एयर पकड़ा, या स्विस पकड़ा, या इंडियन एयरलाइंस आपने एयर इंडिया पकड़ा, कोई भी एयरलाइंस अगर आप यूज करते हैं तो वो एयरलाइन की डिटेल होगी उसमें आइटनरी में, कि कौन सी फ़्लाइट है, उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है। तो ये आइटनरी में सब कुछ दर्ज होता है, किस तारीख को किस समय पे वो कौन से एयरपोर्ट से वो आपको उड़ान भरेगी और किस जगह पे किस टाइम पे वो आपको पहुंचाएगी। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है उसको बोलते हैं आइटनरी। तो आपको अपने जो भी आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान है यूरोप के किसी भी कंट्री का, उसकी आपके पास में ये आइटनरी चाहिए, और आइटनरी में कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे 4, 5, 6, 10 कंट्री ट्रैवल करना है यूरोप के अंदर, तो क्या सबकी आइटनरी चाहिए? तो सबकी आइटनरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 26 कंट्री में जो आपस समझौता हुआ है उसके अंतर्गत आप अंदर ही अंदर किसी दूसरे कंट्री में बस से ट्रैवल, या टैक्सी से, या पैदल, या साइकिल से, या ट्रेन से, कैसे भी यात्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से टिकट दिखाने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट दिखाया है, जिसमें आपने एक अमाउंट दिखाया है, वही काफ़ी है। लेकिन मेन एयरपोर्ट जहां पर पहली बार आप लैंड करेंगे, और वो एयरपोर्ट वही होना चाहिए जिस कंट्री का आपने वीज़ा हासिल किया है, ये मत भूलना। सपोज आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया और जर्मनी का वीज़ा मिल गया, और आपने फ़्लाइट ले ली फिनिश एयर की, आपने लैंड कहाँ किया? फिनलैंड में। तो जनाब वो फिर जो है, अगर फिनलैंड में हेलसिंकी में लैंड किया
तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा याद रखना कि यूरोप के जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करें, सबसे पहले उसी कंट्री में ही आपको जाना है। तो आपको आइटनरी केवल वही चाहिए जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, और उस कंट्री के जिस एयरपोर्ट में, जिस शहर में आप सबसे पहले जाने वाले हैं, उसी कंट्री में आपके जाने की डेट और रिटर्न आने की डेट सब कुछ आपको दर्ज होनी चाहिए आइटनरी के अंदर। तो ये हो गया। अब रह गया होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग के लिए मैंने बताया कि आपको होटल बुकिंग डेट वाइज रखनी होगी। अगर आपका 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन आप कहाँ कहाँ, कौन कौन से होटल में, कौन कौन से शहर में रहेंगे आप, वो सब की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। तो आप यूरोप के अंदर शेंगन कंट्रीज 26 कंट्री में से जिस कंट्री में भी आप पहले जा रहे हैं, और जिस एयरपोर्ट, जिस सिटी के जिस एयरपोर्ट में आप उतरने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं, और जहाँ से आप वापस जो है तो फ्लाई करने वाले हैं रिटर्न, तो वो उसकी डिटेल्स यानी आइटनरी चाहिए होगी। तो ये हो गया। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब रह क्या गया, आपको मैंने बता दिया पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आईडी कार्ड्स वगैरह वो होने ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस वो होना चाहिए, ट्रैवल टेक रिकॉर्ड है वो चाहिए, ठीक है, और ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सब चाहिए। उसके बाद होटल बुकिंग चाहिए, उसके बाद ट्रैवल की जो आइटनरी है एयरलाइन की वो चाहिए। ये सब हो गया। अब एक चीज़ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान देना है, और वो ये है कि कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कवरिंग लेटर एक दस्तावेज है जो आपके बारे में बताता है, आपके प्लान के बारे में बताता है। कवरिंग लेटर में आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे, हु आर यू। तो अपना परिचय देंगे आप कि भाई मैं ये हूँ, और मैं ये करता हूँ, इस तारीख से इस तारीख तक, इस साल से इस साल तक कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो बताएंगे। आपके पास में बैंक में पैसे कितने हैं वो बताएंगे। आपके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है उसकी चर्चा करेंगे। आपके पास कैश कितना है वो बताएंगे। लास्ट में ये भी लिख देंगे कि आई हैव सफिशिएंट फंड। किसके द्वारा? बैंक अकाउंट के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, कैश के द्वारा। ये सारी डिटेल्स आप कवरिंग लेटर में लिखेंगे। और साथ में आपके एक चीज़ और होना चाहिए, कवरिंग लेटर में भी लिख सकते हैं और अलग से भी आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ और मैप किया हुआ होना चाहिए प्लान। कि भाई आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपका जो प्लान है वो क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, कौन से शहर में घूमेंगे, कहाँ, वो सारी डिटेल्स एक प्लान बनाइएगा। एम्बेसी में इंटरव्यू होगा तो वहाँ भी पूछेंगे, आपने अप्लाई कर दिया एस्टोनिया के लिए या फिनलैंड के लिए, तो पूछेंगे एस्टोनिया कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यूरोप में किस जगह पे एस्टोनिया है। आपसे पूछेंगे, वो 100% पूछेंगे, ये ध्यान रखना। आपसे पूछेंगे कि एस्टोनिया का नेबर कंट्री कौन है, आप वो बताएंगे। आपसे पूछेंगे कि आप एस्टोनिया ही क्यों जाना चाहते हैं, तो उसकी विशेषताएं बतानी होंगी कि आप एस्टोनिया ही क्यों जाना चाहते हैं। अगर दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में भी बताएंगे। आप एस्टोनिया या फिनलैंड या फ्रांस या जर्मनी या किसी भी कंट्री में जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या क्या देखेंगे वो आपको बताना होगा। कौन से कंट्री में कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, कौन से शहर में रुकेंगे, आप क्या काम करेंगे, वो सब बताना होगा आपको, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसको बोलते हैं ट्रैवल प्लान। सॉरी। तो आपको ट्रैवल प्लान पूरा बनाना होगा। कवरिंग लेटर में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आपको कवरिंग लेटर के अलावा अलग से आपको ट्रैवल प्लान चाहिए। कवरिंग लेटर के अलावा अलग से आपको, आपके पास में ट्रैवल प्लान चाहिए। अगर ट्रैवल प्लान नहीं है तो आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और आप
यूरोप के किसी भी कंट्री में जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लें, उसको समझ लें कि वो कंट्री कहाँ है, यूरोप के भूगोल में उसका स्थान कहाँ है, उसकी क्या खासियत हैं, क्या विशेषताएं हैं, जो भी है। ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है बर्लिन कहाँ है, फ्रैंकफर्ट कहाँ है, हेलसिंकी कहाँ है, टालिन कहाँ है, फ्रांस में पेरिस कहाँ है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर सच में आप अगर एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिना इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। तो जनाब ये मैंने बताया, अब कुछ और भी बातें आपको हिंट देता हूँ। तो जनाब अब मैंने ये सारी बातें आपको बताई, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं वो जाननी है। देखो, आपने किसी भी यूरोप के कंट्री का प्लान बनाया है या कई कंट्री का बनाया है तो 100 यूरो पर डे के हिसाब से आप लेके चलें। आपने केवल 3000 5000 अगर दिखाया हुआ है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो वो कवर नहीं करेंगे, तो फिर आपकी प्रोफाइल जो है निगेटिव हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अगर 10 दिन का प्लान है तो आपका 3000 यूरो दिखाना ठीक है, 3000 या 5000। लेकिन अगर आपका 20 दिन का प्लान है, पहली बात तो 20 दिन का प्लान कभी मत बनाना। पहली बार यूरोप यात्रा करनी है तो आपकी जर्नी मैक्सिमम 7 डेज या 10 डेज, नॉट मोर देन 10 डेज, बिल्कुल नहीं करने का, नहीं तो वो फिर डाउटफुल केस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपकी उम्र जो है तो छोटी उम्र है और शादीशुदा नहीं है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की हर एम्बेसी, हर कंट्री की एम्बेसी जो है ये चेक करती है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी जो है तो जो प्रोफाइल है वो कैसी है, आप बैचलर हैं या मैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे वो इंटरव्यू में कि आप अकेले क्यों जा रहे हैं, आप जो है अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो बेहतर होगा अगर बहुत ही आसानी से वीज़ा हासिल करना है और यूरोप कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा, तो आप अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आपकी वाइफ नहीं है, आप केवल अकेले ही जाना चाहते हैं, शादीशुदा भी नहीं है, तब आपकी प्रोफाइल बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रोफाइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंसली जो है आपको हर एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि यहीं पर उनकी नज़र रहती है कि भाई ये बंदा जो है तो कम उम्र का है, शादीशुदा भी नहीं है और इसकी इनकम जो है चलो ठीक है, पैसे कमाता है बिजनेस से या नौकरी से, लेकिन हो सकता है कल कोई हमारे कंट्री में रह जाए, वहीं पर जॉब ढूंढने लगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपकी प्रोफाइल सही होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ें पॉजिटिव होनी ज़रूरी है, हर सवाल का जवाब आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपको मैंने सारी बातें बता दी, तो आपको जो है अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा अगर आपकी उम्र कम है। लेकिन अगर आप 40 साल 45 साल से ऊपर हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, ये बता दूं आपको मैं, सब कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी एज 45 40 से ऊपर की है तो आपको एज का एडवांटेज मिलेगा, आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि बंदा जो है उम्र गुजार चुका है, मैच्योर्ड है, इसके पास परमानेंट इनकम है और अभी इस एज तक 45 साल की उम्र तक इसकी प्रोफाइल ठीक ठाक दिख रही है, बैंक की स्टेटमेंट भी दिख रही है, इसका मतलब बंदा ठीक ठाक है। लेकिन अगर 18-20 साल की उम्र है तो फिर सब कुछ नया नया होता है, आपकी प्रोफाइल नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है, बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, वहाँ डाउटफुल होता है। इसलिए वो बराबर चेक करते हैं कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। तो जनाब मैंने आज के वीडियो में लगभग आपको टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना है अगर यूरोपियन कंट्री का, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ का, तो आपकी कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, मैंने आज आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ बाकी रह गया है। अगर 2-4 बातें बाकी रह गई हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर कोई आता है और उसका जवाब अगर इस वीडियो के अंदर नहीं है तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर उसका जवाब इस वीडियो के अंदर है, मैंने दिया हुआ है,
तो फिर मैं आपके ईमेल का जवाब नहीं दूंगा। तो आप मुझे लिख सकते हैं ईमेल, केवल ईमेल। कोई भी मेरे से आप फ़ोन नंबर नहीं मांगेंगे, क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन नंबर देने की और आपसे ज़्यादा फ़ोन में बात करने की। आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए आपको ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।